वक्फ संशोधन बिल अब अधिनियम बन चुका है और गरीब और कमज़ोर मुसलमानों को उम्मीद है कि उनकी ज़िंदगी में अब नई उम्मीद जागेगी। हमारे साथ हैं बातचीत करने के लिए मुस्लिम महिला पर्सनल लॉ बोर्ड की चेयरमैन शाइस्ता अंबर जी। इनसे जानते हैं आखिर ये हालात कैसे थे, गरीब और कमज़ोर मुसलमान किस तरीके से लाचार थे, कमज़ोर थे? देखिए, वक़्फ़ के लिए जो हमारी वर्तमान सरकार ने अधिनियम लाए हैं, वो उनके अपने कितना हम मुसलमानों का हित होगा, ये तो समय बताएगा। लेकिन वक़्फ़ की प्रॉपर्टी का बहुत नुकसान हुआ है और वक़्फ़ जो करता है, वो इस नीयत से करता है कि कुरान शरीफ में वक़्फ़ की को देने के लिए जो अपनी ज़मीन, अपनी जायदाद, अपना पैसा या अपनी जगह कुछ भी देता है, तो वो अल्लाह की राह में देता है, फ़ी सबीलिल्लाह। तो जब अल्लाह की राह में दिए, तो वो अल्लाह की अमानत हो गई। अब अल्लाह की दी हुई अमानत में अगर कोई धोखाबाज़ी करे, उसमें नुकसान पहुँचाए और ख़ुद अपना फ़ायदा उठाए, और वक़्फ़ की ज़मीन का मतलब होता है कि जो अमान दे दी गई अल्लाह की राह में अमानत, ना वो बेची जाती है, ना ख़रीदी जाती है, ना उसको दान की जाती, क्योंकि वो खुद एक अल्लाह के बंदे ने दान किया है। तो ये वक़्फ़ की ज़मीन से हमें उम्मीद है कि जो अब तक नुकसान पहुंचा है, आम नागरिक को, मुसलमान नागरिक जो गरीब है, बेरोज़गार है, अशिक्षित है, उसका घर नहीं है, वो वक़्फ़ की ज़मीन को के बारे में ना जानता है, ना उसके बारे में उसको पता है, क्योंकि उससे उसको लाभ ही नहीं मिला है। अब तक उसके उसके हक़ का में नुकसान ही पहुँचा है। तो अगर हमारी वर्तमान सरकार, हमारे प्रधानमंत्री जी, अगर नरेंद्र मोदी जी अगर वक़्फ़ की ज़मीनों के लिए, और हमारे जो माइनॉरिटी मिनिस्टर है किरेन रिजिजू जी, मुस्लिम की आर्थिक स्थिति और सामाजिक स्थिति बहुत ही दयनीय है। ये सच्चर कमेटी ने भी बताया है कि मुसलमानों की हालत उनकी आर्थिक और सामाजिक दलितों से भी बदतर है। तो वक़्फ़ की ज़मीन से हम समझते हैं कि बहुत बड़ा एक इनकलाब आ सकता है और सकारात्मक काम होगा, और महिलाओं को जो तलाकशुदा हैं या बेवा हैं, विधवा हैं, अनाथ हैं लोग, उनको एक छत मिलेगी, उस वक़्फ़ की ज़मीन से छत बनाएँगे, और उसमें मदरसे एक मॉडर्नाइज़ तरीके से होंगे, जिसमें वो मदरसे से निकले बच्चे एक शिक्षित होंगे, और वो इमाम होते हुए, क्योंकि मुस्लिम समुदाय में इमाम होना बहुत ज़रूरी है। हमारी नमाज़ जनाज़ा पढ़ाने के लिए भी इमाम होना चाहिए, नमाज़ पढ़ाने के लिए भी इमाम होना चाहिए, मस्जिद में इमाम होना चाहिए। तो इस तरह हमारी ईदैन की नमाज़ें तो इमाम पढ़ाता है। तो इमाम कोई की ज़रूरत भी है, और एक शिक्षित होगा तो एक अंधविश्वास और कुरीति जो गुमराही की तरफ ले जाती है, इस्लाम के कानून के ख़िलाफ़ चली जाती है, वो सब कुरीतियाँ और अंधविश्वास ख़त्म करेगा। एक पढ़ा-लिखा शिक्षित इमाम होगा, जो हमारी सरकार एजुकेशन की व्यवस्था अच्छी देगी, मदरसों की व्यवस्था अच्छी देगी, एक मॉडर्नाइज़ मदरसे होंगे, और कारखाने लगने चाहिए, ताकि तलाकशुदा, बेरोज़गार औरतें और नौजवानों को कारखाने हों, ताकि वो आर्थिक और सामाजिक स्थिति में खुशहाल हों, खुद अपनी भी खुशहाल हों, तरक्की करें, हमारे देश का भी विकास और खुशहाल हो। उत्तर प्रदेश की आबादी सबसे बड़ी आबादी है देश में। इसमें मुस्लिम भी बहुत बड़ी संख्या में उत्तर प्रदेश में रहते हैं। साथ ही साथ उत्तर प्रदेश में अगर बात करते हैं, वक़्फ़ संपत्तियाँ भी सबसे ज़्यादा हैं, तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा संपत्तियाँ हैं। आखिर गरीब और कमज़ोर मुसलमान जो पिछड़े हैं, वो क्यों नहीं लाभ उठा पाते हैं? हम देखते हैं गरीब कमज़ोर लोग जो हैं, वो 2 गज ज़मीन के लिए तरसते हैं, दफ़नाने के लिए। ऐसी चीज़ें उनको आज तक लाभ क्यों नहीं मिल पाया? ये लाभ मुतल्लियों तक ही क्यों सीमित रह गया? देखिए, पहली बात तो इसमें 2 तरह का हुँ, मुतवल्ली हैं। हुँ। एक तो किसी कमज़ोर और दुर्बल टाइप के, जो समाज में बहुत ही गरीब है, उसको किसी वक़्फ़ की जायदाद का वक़्फ़ विभाग ने उनको मुतवल्ली बना दिया, हैं? कि वो जो मैं कहूँगा, वो ये करेगा। और कोई अपनी ही जायदाद जो उसने अल्लाह की राह में जो खर्च किया है, तो वो सोचता है कि हमने वक़्फ़ कर दिया है, अब इसकी देखभाल भी हम करेंगे। धीरे-धीरे उसमें कुछ लोग शामिल होते हैं, और उस वक़्फ़ की ज़मीनों को कम एक तिजारत बना लेते हैं, कमर्शियलाइज़ बना देते हैं। उसमें दुकानें बनाएँगे, दुकानें बनाएँ, ज़रूर बनाएँ। दुकानों से अगर जो लाभ मिलेगा,
तो उससे वहाँ के मदरसों का या मस्जिद का या वहाँ की भूमि की देख रेख होगी। और जो देख रेख करेगा, चाहे वो मुतवल्ली हो, चाहे वहाँ का इमाम हो, उसको आर्थिक मिलेगा पैसा। क्योंकि भाई वो खाएगा नहीं, उसको रोज़गार नहीं मिलेगा, उसको रोज़गार नहीं मिलेगा, तो वो कैसे खर्चा चलाएगा? वो कहीं न कहीं तो वो अपना पेट पालने के लिए उसको पैसा निकालेगा ना। तो इसलिए ये ऑप्शन है वक़्फ़ के कानून में कि जो भी उसकी देख-रेख करे। लेकिन अब इस देख-रेख और उसकी देखभाल करना, अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देना, उसके बावजूद भी अगर इतना पैसा हो गया है कि वो गाड़ियों पे चल रहा है और बैंक बैलेंस बढ़ गया है, तो ये शिद्दत और इंतहा किसी तरह से भी इसकी कोई जगह नहीं है। आप जितनी ज़रूरत हो, वो भी एक कमेटी बनती है, कमेटी में पूरी ईमानदारी और पारदर्शिता होती है, इसमें ही रखा जाता है। और जो लोग वक़्फ़ की ज़मीनों को गरीबों के बहाने से, यतीमों के बहाने से, बेवाओं के बहाने से खुद खा रहे हैं, वो अल्लाह ताला की जायदाद से के कानून की नाफ़रमानी कर रहे हैं। अब हम ही हैं, अगर हम अपनी ज़मीन जो हमारे जानवर हैं या हमारे गाय बकरी है, अगर बगल की ज़मीन जो किसी मिनिस्टर की है या किसी बादशाह की है या किसी भूमाफिया दबंग की है, अगर उसमें जानवर छोड़ देंगे तो वो हमारे जानवरों को या मुझे नुकसान नहीं पहुंचाएगा, हमसे गुस्सा नहीं करेगा मेरी ज़मीन में क्यों आए। और वहाँ पूरी पूरी लाखों करोड़ों की जायदाद लोग हड़प कर चुके हैं और यहाँ तक कि बेची भी गई है, जबकि बेचने का कोई भी कंसेप्ट नहीं है। वो भी गैर मुसलमानों को बेची गई है और उससे बहाने से पैसा भी उसमें लिया गया आपने है। पहले भी इसके लिए आवाज़ उठाई है, जी, काफ़ी आपने आवाज़ उठाई, लड़ाई लड़ी है। जी, क्या जी। कुछ माजरा था जब आपने ये आवाज़ उठाई? देखिए 99 से तलाकशुदा महिलाओं, बेवाओं, विधवाओं के लिए हम उनको कानूनी तौर पे, समाजी तौर पर उनको उनकी स्थिति को जो बहुत ही बेकार हो गई थी, माँ-बाप उसको कैसे बोझ उठाएँ उसका या भाई अपनी तलाकशुदा बहन का कैसे बोझ उठाए जो कि अपने परिवार का उठाए। तो हमने पढ़ा था कि वक़्फ़ की ज़मीनों से तलाकशुदा बेवाओं को फ़ायदा मिलता है और उसमें उसका रोज़गार है, रोज़गार भी मिल सकता है, उनको शेल्टर होम भी मिल जाएगा, पढ़ाई का भी इंतज़ाम अच्छा होता है। वक़्फ़ के बारे में जब हमने ये सुना तो हमने जानकारी की तो पता चला 86 में जब राजीव गांधी जी की सरकार थी कांग्रेस की, तब एशा बानो को लेकर के एक बिल पास हुआ था कि उनको गुजारा भत्ता तलाक के बाद शौहर नहीं दे सकता, वो नाजायज़ है। तो अगर नाजायज़ है तो इसको इन औरतें के जाएं कहाँ, इनको कैसे नहीं बच्चों को पालें, कैसे खुद अपना पालें। तो ये कानून बना था अधिनियम 1986 में गुजारे भत्ते का। तो गुजारा भत्ता वक्फ विभाग उन औरतों को देगा। लेकिन यहाँ मैं समझती हूँ कि फैमिली कोर्ट में भी किसी को नहीं मालूम कि 86 में गुजारे भत्ते का कानून वक्फ बोर्ड देगा। एक भी किसी को नहीं मालूम, अदालतों में भी कोई नहीं इसका ज़िक्र करता, फैमिली कोर्ट में भी नहीं करता। मौलाना पर्सनल लॉ बोर्ड ने भी कभी ये नहीं कहा कि वक्फ बोर्ड से तलाकशुदा महिलाओं को गुजारा भत्ता मिलना चाहिए। हम कहते हैं वक्फ बोर्ड ने औरतों के लिए या वक्फ की ज़मीनों के लिए ऐसा कौन-सा कारनामा किया, ऐसा कौन-सा काम किया जो वक्फ की ज़मीनों को पर का फ़ायदा उठाए। क्योंकि वक्फ की ज़मीनों से ही अगर हम और गवर्नमेंट के जो अल्पसंख्यक के लिए जो बजट आता है, उस बजट के पैसे से और वक़्फ़ की ज़मीनों से हम लोग कारखाने खोल सकते थे। पर्सनल लॉ बोर्ड इसको करवाता, शेल्टर होम तलाकशुदा और बेवाओं के लिए, यतीमों, बुज़ुर्गों के लिए, बच्चों के लिए शेल्टर होम बनाता, एडवांस टेक्नोलॉजी एजुकेशन के इंस्टीट्यूट खोलता। तो मैं समझती हूँ खुद खुद वक़्फ़ की ज़मीन हमारे आर्थिक और सामाजिक मुस्लिम समुदाय के लिए एक बेहतर कारनामा अंजाम दे सकते थे। लेकिन पर्सनल लॉ बोर्ड में तो औरतें कुछ कह ही नहीं सकती, उनको कहने की आज़ादी नहीं है और अगर मीटिंग भी होती तो 2-3 औरतें दिखती हैं, वो उनको कोई भी आज़ादी नहीं कि वो अपनी बात रखें। तो वहाँ तो मसला ही नहीं है, वक़्फ़ पे उन्होंने कोई काम नहीं किया। वक़्फ़ की ज़मीनों पे आज काम किया होता तो कम से कम हमारे मुस्लिम समुदाय किसी के आगे सरकार के आगे या किसी ऑर्गेनाइज़ेशन के आगे रोज़गार के लिए हाथ नहीं फैलाना पड़ता। नए अधिनियम में वक़्फ़ में अब महिलाएँ भी शामिल होंगी, उनकी उपस्थिति अनिवार्य होगी। ये बहुत अच्छी बात है। जैसे पिछले बार राशन कार्ड में
महिला को राशन कार्ड में, महिलाओं को राशन कार्ड में ही हक था कि राशन कार्ड में महिला को ही मतलब आज़ादी और हक था कि वो अपने परिवार की मुखिया राशन कार्ड में होकर के राशन लेकर आए। अब इस तरह से वक्फ बोर्ड में महिलाओं को जब स्थान मिल रहा है, तो हमारी महिलाएं पढ़ी लिखी हैं, किसी यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर हैं, तो कहीं आलिमा हैं, तो कहीं एजुकेटेड हैं, तो वो समाजसेवी हैं, बहुत सारी ऐसी। उनको योग महिलाओं को ज़रूर लाना चाहिए, ताकि वक्फ विभाग में तलाकशुदा औरतों की बातों को एक औरत सदस्य वक्फ बोर्ड की, वो बेहतर काम करेगी, सकारात्मक काम करेगी और सरकार को इन न्यायप्रिय तरीके से, पारदर्शिता से, ईमानदारी से मुस्लिम समुदाय की आर्थिक और सामाजिक और शैक्षिक स्थिति को बढ़ाना पड़ेगा। ये भरोसा दिलाना पड़ेगा कि आप किसी तरह से गुमराह ना हों, सरकार आपके हित में काम करेगी। अब तक वक्फ की ज़मीनों का जो घोटाला हुआ है, बेईमानी हुई है, ख़रीद फ़रोख्त हुई है, वो उस पे रोका जाएगा और जिन लोगों ने गलत किया है, उनकी जाँच होगी और जाँच के बाद उन पे सज़ा भी होगी और जुर्माना भी होगा। ये बात कहना चाहती हूँ। बिल्कुल, बहुत-बहुत धन्यवाद डिटेल हाँ, से मैं बात एक करने और बात कहना चाहूँगी, आज के मुस्लिम नौजवानों को, मुस्लिम परिवारों को, मुस्लिम समुदाय को और गैर मुस्लिम भाई-बहनों को, बेटों को, कि आप समाज में किसी के कहने या किसी के भड़काने पर मत आएँ, क्योंकि देश में शांति व्यवस्था बनी रहेगी, आपसी सौहार्द और प्यार बना रहेगा, तो देश अच्छे तरीके से रहेगा। अगर किसी जगह किसी समुदाय एक दूसरे से नफ़रत करेगा, झगड़ा करेगा, फिर उसमें पुलिस का हस्तक्षेप होगा और नफ़रत बढ़ेगी और अशांति पैदा होगी और कमज़ोर तबका जो हो, चाहे वो मुस्लिम भाई हों, चाहे हमारे गैर मुस्लिम भाई हों, उनके रोज़गार, उनके ठेले, उनकी दुकानें, उनके घर परिवार को नुकसान पहुँचेगा, अशांति फैलेगी। इससे कुछ दिनों के लिए सही उनका रोज़गार ख़त्म होता है। तो बिल्कुल लोगों को उम्मीद जागी है, ख़ास तौर से मुस्लिम गरीब परिवारों को ये उम्मीद जागी है कि आने वाला ये अधिनियम अब उनकी ज़िंदगी में नई किरण लेकर आएगा और उनके भी अच्छे दिन आएँगे। कैमरामैन अविनाश के साथ विकास सिंह, डीडी न्यूज़, लखनऊ।